सोच का मनोविज्ञान, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बुक बाय डैनियल kahneman। परिचय। एक छोटा सा जाल। कल्पना कीजिए कि आपसे एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछा जाता है। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कुल कीमत $1 और 10 सेंट है। बल्ले की कीमत गेंद से पूरा $1 ज्यादा है। तो बताइए, गेंद की कीमत कितनी होगी? अगर आपका दिमाग तुरंत और बिना सोचे समझे चिल्ला उठा कि 10 सेंट, तो मुबारक हो। आप अभी अभी मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध दिमागी जालों में से एक का शिकार हो चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब है 5 सेंट। जरा सोचिए, अगर गेंद की कीमत 5 सेंट है और बल्ला उससे $1 महंगा है, तो बल्ले की कीमत हुई $1 और 5 सेंट। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, जवाब आएगा ठीक $1 और 10 सेंट। आखिर आपके दिमाग ने तुरंत गलत जवाब को ही सच क्यों मान लिया? क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग तेजी के लिए बना है, सटीकता के लिए नहीं। आज हम डैनियल kahneman की उस क्रांतिकारी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। kahneman एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने बेहद काबिल जोड़ीदार अमोस ट्वर्स्की के साथ मिलकर कई दशक इस बात को साबित करने में लगा दिए कि इंसान एक पूरी तरह से समझदार और तार्किक प्राणी है। यह बात सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने खोजा कि हमारा दिमाग दो अलग अलग किरदारों, कई तरह के दिमागी शॉर्टकट्स और गहरे पूर्वाग्रहों, बायसेस से चलता है। यही चीजें तय करती हैं कि हम कौन सा शेयर खरीदते हैं या किससे शादी करते हैं। आज हम इस पूरी किताब के सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे दिमाग को चलाने वाले वो 2 सिस्टम कौन से हैं, वो छिपे हुए शॉर्टकट्स कौन से हैं जो हमें रोज धोखा देते हैं, विशेषज्ञों के ज्ञान का भ्रम क्या है, इंसानी फैसलों की असली बनावट कैसी है, और हमारे अंदर जीने वाले 2 आत्मा, 2 सेल्व्स के बीच क्या टकराव है। इस सफर के खत्म होने तक आपके पास अपने ही दिमाग को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक और गहरा नजरिया होगा, जिससे आप समय, पैसा या खुशियां गंवाने से पहले ही अपनी गलतियों को पकड़ सकेंगे। भाग 1, दिमाग का नाटक। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 मानव समझ और फैसलों को समझाने के लिए kahneman ने एक बहुत ही बेहतरीन रूपक, मेटाफोर का इस्तेमाल किया है। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग एक थिएटर की तरह है जिसमें 2 मुख्य किरदार हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम 1 की। सिस्टम 1 पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करता है, बहुत तेजी से, बिना किसी कोशिश के और बिना हमारी मर्जी के चलता रहता है। असल में यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का असली हीरो है। यह तुरंत भांप लेता है कि कौन सी चीज हमसे दूर है, दाल, और सुनते ही अपने आप चावल शब्द को पूरा कर देता है। किसी की आवाज में छिपे गुस्से को पहचान लेता है और एक खाली सड़क पर बिना सोचे समझे गाड़ी चला लेता है। सिस्टम 1 यादों और अनुभवों को आपस में जोड़ने वाली एक मशीन है। यह लगातार दुनिया की एक ऐसी कहानी बुनता रहता है जिसमें हर घटना का कोई ना कोई कारण हो। यह एक खास सिद्धांत पर काम करता है जिसे kahneman WYSIATI कहते हैं, यानी What you see is all there is। जो आपको दिख रहा है, बस वही सब कुछ है। सिस्टम 1 कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे क्या नहीं पता। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उसके सामने होती है, वह उसी के आधार पर तुरंत फैसले सुना देता है। यह किसी भी तरह के संदेह या उलझन को बर्दाश्त नहीं करता और उसे दबा देता है। इसके उलट अब एंट्री होती है सिस्टम 2 की। सिस्टम 2 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो उन कामों में ध्यान लगाता है जिनमें कड़ी मानसिक मेहनत की जरूरत होती है, जैसे कि कोई जटिल हिसाब किताब। यह हमारा सचेत तर्क करने वाला रूप है। लेकिन सिस्टम 2 की एक बड़ी कमजोरी है, यह बेहद आलसी है। यह हमेशा एक आरामदेह और कम मेहनत वाले मोड में रहना पसंद करता है। यह सिर्फ तब जागता है जब सिस्टम 1 किसी मुश्किल में फंस जाता है या जब दुनिया में कुछ ऐसा घटता है जो सिस्टम 1 की उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ हो। जरा इस गणित के सवाल पर विचार कीजिए। 17 गुणा 24। इसे देखते ही आपको तुरंत यह तो समझ आ गया कि यह गुणा का सवाल है, लेकिन इसका सही जवाब
अपने आप आपके दिमाग में नहीं आया। इसके लिए आपको सिस्टम 2 को काम पर लगाना होगा। जैसे ही आप इसे हल करने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी, दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाएगी और आप दिमाग पर एक दबाव महसूस करेंगे। सिस्टम 2 ही वह किरदार है जो सिस्टम 1 के उतावलेपन और भावनाओं को रोक सकता है। लेकिन चूंकि इसमें मेहनत लगती है और हमारे दिमाग की ऊर्जा का बजट सीमित है, इसलिए अक्सर सिस्टम 2 आलस कर जाता है। वह सिस्टम 1 द्वारा दिए गए आसान और सहज सुझावों को बिना जांचे परखे ही अपनी मंजूरी दे देता है। यही वजह है कि हम अक्सर मानसिक सहजता, कॉग्निटिव ईज के जाल में फंस जाते हैं। जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है, तो हम इस मानसिक सहजता की स्थिति में होते हैं। ऐसे समय में हम चीजों को बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं, अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और जो कुछ भी सुनते हैं उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसके विपरीत, जब हम मानसिक तनाव, कॉग्निटिव स्ट्रेन का सामना करते हैं, जैसे कि कोई धुंधला अक्षर पढ़ना, खराब मूड होना या किसी मुश्किल समस्या से जूझना, तब सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा सतर्क, विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत हो जाते हैं, जिससे गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। हालांकि इस स्थिति में हमारी रचनात्मकता और सहजता थोड़ी कम हो जाती है। भाग 2, ह्यूरिस्टिक्स और बायस। दिमागी शॉर्टकट्स के खतरे। चूंकि सिस्टम 2 स्वभाव से आलसी है, इसलिए सिस्टम 1 मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ह्यूरिस्टिक्स यानी दिमागी शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। गड़बड़ी तब होती है जब सिस्टम 1 हमें बिना बताए एक मुश्किल सवाल की जगह एक बेहद आसान सवाल रख देता है और उसका जवाब दे देता है। इसी वजह से हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में बायस या पूर्वाग्रह कहा जाता है। आइए इनमें से कुछ प्रमुख पूर्वाग्रहों को विस्तार से समझते हैं। छोटे आंकड़ों का भ्रम, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। हम इंसान हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न या कहानी ढूंढने के आदी है। उदाहरण के लिए, अगर हमें यह बताया जाए कि किसी देश के ग्रामीण इलाकों में किडनी के कैंसर के मामले सबसे कम है, तो हमारा दिमाग तुरंत एक कहानी गढ़ लेगा। वहां की साफ हवा, ताजा खाना और तनाव मुक्त जिंदगी इसका कारण है। लेकिन अगर आप उसी देश के उन इलाकों को देखें जहां किडनी के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वे भी ज्यादातर ग्रामीण और कम आबादी वाले इलाके ही हैं। असल में इसका कारण कोई ग्रामीण जीवन शैली नहीं है, बल्कि वहां की छोटी आबादी है। छोटे सैंपल्स, स्मॉल सैंपल्स में परिणाम हमेशा बहुत उतार चढ़ाव वाले और चरम, एक्सट्रीम होते हैं। लेकिन हम इस सांख्यिकीय सच को भूलकर छोटे आंकड़ों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जहां सिर्फ एक इत्तेफाक या संयोग होता है, वहां भी कोई ना कोई कारण ढूंढने लगते हैं। एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, लेकिन यह पूछने से ठीक पहले मैं आपसे कहूं, क्या वह पेड़ 1200 फीट से ऊंचा है या नीचा, तो आपका अंदाजा बहुत बड़ा होगा। वहीं अगर मैं पहले पूछूं, क्या वह पेड़ 180 फीट से ऊंचा है या नीचा, तो आपका अंदाजा बहुत छोटा होगा। इसी को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। यहां तक कि अगर कोई पूरी तरह से बेमतलब का नंबर भी आपके सामने रख दिया जाए, तो वह आपके दिमाग के लिए एक लंगर, एंकर का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम 1 उस नंबर को सच साबित करने वाली यादों को दिमाग में जगा देता है और सिस्टम 2 इतना आलसी होता है कि वह उस नंबर के प्रभाव से खुद को दूर नहीं कर पाता। उपलब्धता का भ्रम, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम किसी घटना के होने की संभावना का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसकी कोई मिसाल हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आ जाती है। अगर आपको हाल ही में हुए किसी विमान हादसे की बात याद है, तो आप हवाई यात्रा को बहुत खतरनाक मानने लगेंगे। मीडिया इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाता है। जो घटनाएं बहुत डरावनी या अनोखी होती हैं, वे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती हैं, जिससे हम गलत चीजों से डरने लगते हैं। हम आतंकवाद से बहुत ज्यादा डरते हैं, जबकि दिल की बीमारी से कहीं ज्यादा लोग मरते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आतंकवाद की खबरें टीवी पर ज्यादा दिखाई जाती हैं और वे दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं। लिंडा की कहानी और संयुक्तता का भ्रम, रिप्रेजेंटेटिवनेस और कंजंक्शन फैलेसी। आइए एक प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला है जिसका नाम लिंडा है। लिंडा 31 साल की है, सिंगल है
बहुत बेबाक और बुद्धिमान है। कॉलेज में उसने फिलॉसफी पढ़ी थी। छात्रा के रूप में वह सामाजिक न्याय और भेदभाव के खिलाफ बहुत सक्रिय थी और उसने परमाणु हथियारों के विरोध में प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था। अब इन दो विकल्पों में से कौन सी बात ज्यादा मुमकिन लगती है? लिंडा एक बैंक टेलर, कैशियर है। लिंडा एक बैंक टेलर है और महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट में सक्रिय है। ज्यादातर लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वह लिंडा की कहानी से मेल खाता है। लेकिन गणित और तर्क के हिसाब से यह पूरी तरह असंभव है। दो घटनाओं के एक साथ होने की संभावना कि वह बैंक टेलर भी हो और एक्टिविस्ट भी, किसी एक घटना के अकेले होने की संभावना से हमेशा कम ही होगी। इसे कंस्ट्रक्शन फैलेसी या संयुक्तता का भ्रम कहते हैं। हम संभावना, प्रोबेबिलिटी के बजाय इस बात पर चले जाते हैं कि कौन सी कहानी सुनने में ज्यादा अच्छी लग रही है। औसत की ओर झुकाव, रिग्रेशन टू द मीन। काहनमैन ने इस सिलसिले में इजरायली वायुसेना के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स की एक बेहद दिलचस्प कहानी साझा की है। काहनमैन उन इंस्ट्रक्टर्स को समझा रहे थे कि अगर कोई कैडेट अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ सजा देने से बेहतर काम करती है। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने खड़े होकर इसका विरोध किया। उसने कहा, जब भी मैं किसी कैडेट की बेहतरीन उड़ान के लिए उसकी तारीफ करता हूं तो अगली बार वह खराब प्रदर्शन करता है, और जब कोई बहुत खराब उड़ान भरता है और मैं उस पर चिल्लाता हूं तो अगली बार वह बेहतर प्रदर्शन करता है। इसलिए आपका यह सिद्धांत गलत है। वह इंस्ट्रक्टर जो देख रहा था वह पैटर्न तो सही था, लेकिन उसका कारण वो गलत समझ रहा था। असल में यह रिग्रेशन टू द मीन यानी औसत की ओर झुकाव का नियम है। अगर किसी कैडेट ने किसी दिन असाधारण रूप से बहुत अच्छा काम किया तो मुमकिन है कि उस दिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी या सब कुछ उसके पक्ष में था। अगली बार उसका प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से उसके सामान्य स्तर, एवरेज पर वापस आ जाएगा। वहीं जिस दिन उसने बहुत खराब काम किया वह उसका एक बुरा दिन था, इसलिए अगली बार उसका बेहतर होना तय था। इंस्ट्रक्टर एक प्राकृतिक और उतार चढ़ाव वाले बदलाव को अपनी डांट या तारीफ का नतीजा मान बैठा था। भाग 3, अति आत्मविश्वास और विशेषज्ञता का भ्रम। हम इंसानों में यह मानने की बहुत बड़ी बीमारी है कि हम दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि दुनिया में संयोग या चांस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसी को अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हम बीते हुए कल की बहुत ही सीधी और आसान कहानियां बना लेते हैं, जिससे हमें यह भ्रम होने लगता है कि भविष्य को भी आसानी से देखा जा सकता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। इसे हाइंडसाइट बायस या बीते वक्त को जानने का भ्रम कहते हैं। इसकी वजह से हम किसी फैसले की तारीफ या बुराई सिर्फ उसके नतीजे, आउटकम को देखकर करते हैं, न कि इस बात से कि जब वह फैसला लिया गया था तब हालात क्या थे। काहनमैन ने विशेषज्ञों के अंतर्ज्ञान के भ्रम, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी का भी पर्दाफाश किया है। उन्होंने इजरायली सेना में रहते हुए अपना एक अनुभव बताया। वे और उनके साथी अफसरों के चयन के लिए एक बाधा दौड़, ऑब्स्टेकल कोर्स का आयोजन करते थे। केवल 1 घंटे तक उम्मीदवारों को देखने के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो जाता था कि कौन सा सैनिक आगे चलकर एक महान लीडर बनेगा। लेकिन जब बाद में आंकड़ों की जांच की गई तो पता चला कि उनकी भविष्यवाणियां पूरी तरह से तुक्के जैसी थी। इसके बावजूद जब भी कोई नया बैच आता था वे फिर से उसी पूरे आत्मविश्वास के साथ फैसले सुनाने लगते थे। हमारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितने पक्के सबूत हैं, बल्कि इस बात पर करता है कि हमारे दिमाग ने कितनी सुगठन कहानी तैयार की है। तो फिर सवाल उठता है कि हम किसी विशेषज्ञ के अनुभव या अंतर्ज्ञान पर कब भरोसा कर सकते हैं। काहनमैन ने इसके लिए 2 बहुत ही सख्त शर्तें बताई है। पहली शर्त, वह माहौल पूरी तरह से नियमित और अनुमान लगाने योग्य होना चाहिए, जैसे कि शतरंज का खेल, आग बुझाना या चिकित्सा, मेडिसिन। दूसरी शर्त, उस व्यक्ति को उस माहौल में लंबे समय तक अभ्यास करने का अनुभव हो और उसे अपने फैसलों का तुरंत और साफ फीडबैक मिलता रहा हो। शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स, राजनीति के भविष्यवक्ता और लंबे समय की आर्थिक भविष्यवाणियां करने वाले लोग पूरी तरह से अनिश्चित माहौल में काम करते हैं। इसलिए उनका आत्मविश्वास
सिर्फ एक छलावा है। प्लानिंग फैलेसी, प्लानिंग फैलेसी। यही अति आत्मविश्वास हमें प्लानिंग फैलेसी यानी योजना के भ्रम की ओर ले जाता है। जब भी हम किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं तो हम अनजाने में इनसाइड व्यू यानी आंतरिक नजरिया अपना लेते हैं। हम सिर्फ अपनी ताकतों, अपने कौशल और सबसे अच्छे हालातों के बारे में सोचते हैं। काहनमैन ने खुद इसका सामना किया जब वे हाई स्कूल के मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए एक किताब लिख रहे थे। उनकी टीम ने अंदाजा लगाया कि इस काम में 2 साल लगेंगे, लेकिन जब काहनमैन ने एक शिक्षा विशेषज्ञ से पूछा कि ऐसी दूसरी टीमों को कितना समय लगा था, तो उसने बताया कि ऐसी 40% टीमें तो कभी काम पूरा ही नहीं कर पाती और जो पूरी करती है उन्हें 7 से 10 साल लग जाते हैं। काहनमैन की टीम ने इस आउटसाइड व्यू यानी बाहरी सांख्यिकीय सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया और काम में जुटी रही। नतीजा, उस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 8 साल लग गए और तब तक वह पाठ्यक्रम ही पुराना हो चुका था। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि जब भी आप कोई योजना बनाएं तो अपनी खास परिस्थितियों को भूलकर सबसे पहले वैसे ही दूसरे कामों के औसत आंकड़ों, बेस रेट्स को देखें। भाग 4, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इंसानी फैसलों का असली अर्थशास्त्र। दशकों तक अर्थशास्त्र की दुनिया इस बात पर चलती रही कि इंसान बहुत समझदार है और वह हमेशा अपने फायदे और कुल संपत्ति को बढ़ाने के लिए ही फैसले लेता है। इसे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी कहा जाता था, लेकिन काहनमैन और ट्वर्स्की ने इसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसे प्रोस्पेक्ट थ्योरी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। तुलना का केंद्र बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। हम कभी भी अपने फायदे या नुकसान को अपनी कुल संपत्ति के हिसाब से नहीं देखते। हम उसकी तुलना एक केंद्र बिंदु से करते हैं जो आमतौर पर हमारी मौजूदा स्थिति, स्टेटस क्वो, होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कंगाल है तो उसके लिए $100 मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक अरबपति के लिए $100 की कोई कीमत नहीं है। घटती संवेदनशीलता, डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। $100 और $200 के बीच का मनोवैज्ञानिक अंतर हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन $1100 और $1200 के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं महसूस होता। जैसे जैसे रकम बढ़ती है, हमारे दिमाग पर उसका मनोवैज्ञानिक असर कम होने लगता है। नुकसान का डर, लॉस अवर्जन। हमें पाने की खुशी से कहीं ज्यादा खोने का गम सताता है। $100 खोने का दर्द $100 पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ताकतवर होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर एक बहुत ही फायदेमंद सौदे को भी ठुकरा देते हैं अगर उसमें थोड़े से भी नुकसान का चांस हो। इसी डर की वजह से एंडोमेंट इफेक्ट पैदा होता है। जो चीज हमारे पास होती है, हम उसकी कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा लगाने लगते हैं क्योंकि वो हमारी है। एक प्रयोग में कुछ लोगों को कॉफी मग दिए गए और उनसे पूछा गया कि वे इसे कितने में बेचेंगे। उन्होंने जो कीमत मांगी वह उन लोगों की तुलना में 2 गुनी थी जो उस मग को खरीदने के लिए तैयार थे। किसी चीज को छोड़ना हमारे दिमाग को एक नुकसान की तरह लगता है और हम नुकसान से बचना चाहते हैं। इसी से पैदा होता है जोखिम उठाने का 4 तरफा पैटर्न, 4-fold पैटर्न। जब फायदे की संभावना बहुत ज्यादा हो तब हम जोखिम नहीं लेना चाहते, रिस्क अवर्स। हम निश्चित रूप से मिलने वाले $900 को चुनेंगे बजाय इसके कि $1000 जीतने का 95% चांस ले। जब फायदे की संभावना बहुत कम हो तब हम जोखिम की तलाश करते हैं, रिस्क सीकिंग, जैसे कि लॉटरी का टिकट खरीदना। हम उस बहुत छोटी सी संभावना को भी दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। जब नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा हो तब हम जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं, रिस्क सीकिंग। हम $900 के निश्चित नुकसान को स्वीकार करने के बजाय $1000 के 95% नुकसान का जोखिम उठा लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद हम पूरी तरह बच जाए। यही वजह है कि डूबते हुए बिजनेस के मालिक या जुए में हारते हुए लोग अपनी बाजी को दोगुना कर देते हैं। जब नुकसान की संभावना बहुत कम हो तब हम जोखिम से डरते हैं, रिस्क अवर्स, और इंश्योरेंस या बीमा खरीदते हैं ताकि किसी बड़ी तबाही के छोटे से चांस को भी खत्म किया जा सके। फ्रेमिंग इफेक्ट। चूंकि हमारा दिमाग हमेशा तार्किक नहीं होता, इसलिए किसी बात को किस तरह से पेश किया जा रहा है
इससे हमारे फैसले पूरी तरह बदल जाते हैं। इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि इस ऑपरेशन के बाद बचने की संभावना 90% है, तो आपको बहुत दिलासा मिलता है। लेकिन अगर वह इसी बात को घुमाकर कहे कि इस ऑपरेशन में मौत का खतरा 10% है, तो आप डर जाते हैं। गणित के हिसाब से दोनों बातें बिल्कुल एक ही है, लेकिन शब्दों का हेरफेर सिस्टम वन में अलग अलग भावनाएं जगा देता है। भाग 5, दो आत्म, अनुभव करने वाला बनाम याद रखने वाला। किताब के आखिरी हिस्से में काहनमैन हमारे भीतर मौजूद दो तरह के स्व या आत्म के बीच के गहरे अंतर को समझाते हैं। एक है अनुभव करने वाला आत्म, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, और दूसरा है याद रखने वाला आत्म, रिमेंबरिंग सेल्फ। अनुभव करने वाला आत्म हमेशा वर्तमान क्षण में जीता है। इसका सवाल होता है, मुझे अभी इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? क्या अभी दर्द हो रहा है? वहीं याद रखने वाला आत्म हमारे जीवन का स्कोर कार्ड रखता है। यह हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को संभालता है। इसका सवाल होता है, कुल मिलाकर वह अनुभव कैसा रहा? हैरानी की बात यह है कि हमारा याद रखने वाला आत्म इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि कोई अच्छा या बुरा अनुभव कितने समय तक चला। इसे ड्यूरेशन नेग्लेक्ट यानी समय की अनदेखी करना कहते हैं। यह किसी भी अनुभव का आकलन केवल दो चीजों के आधार पर करता है, पीक एंड रूल। पीक एंड रूल यानी उस पूरे अनुभव का सबसे तीव्र या चरम पल, पीक, कैसा था और उसका अंत, एंड, कैसा था। काहनमैन ने इसे समझने के लिए ठंडे पानी का एक बहुत ही मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को बहुत ठंडे पानी में हाथ डालने को कहा। छोटे ट्रायल में लोगों ने 14 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में 60 सेकंड तक अपना हाथ रखा। लंबे ट्रायल में लोगों ने 60 सेकंड तक 14 डिग्री के पानी में हाथ रखा और उसके बाद 30 सेकंड और हाथ रखा। लेकिन इस दौरान पानी का तापमान थोड़ा बढ़ाकर 15 डिग्री कर दिया गया। 15 डिग्री का पानी भी काफी ठंडा और दर्दनाक था, लेकिन पहले से थोड़ा कम। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो लंबे ट्रायल में छोटे ट्रायल जितना दर्द तो था ही, साथ ही 30 सेकंड का अतिरिक्त दर्द भी शामिल था। यानी अनुभव करने वाले आत्म के लिए छोटा ट्रायल ही बेहतर था। लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि वे दोबारा कौन सा ट्रायल करना चाहेंगे, तो 80% लोगों ने लंबे वाले ट्रायल को चुना। क्यों? क्योंकि लंबे ट्रायल का अंत, एंड, थोड़ा कम दर्दनाक था, जिससे उनके याद रखने वाले आत्म के दिमाग में उस अनुभव की एक बेहतर छवि बन गई। यह याद रखने वाले आत्म ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अनुभव करने वाले आत्म को जानबूझकर ज्यादा दर्द दे दिया। यही हमारे याद रखने वाले आत्म की तानाशाही है। हम जिंदगी के बड़े फैसले उन पलों के आधार पर नहीं लेते जिन्हें हम जीते हैं, बल्कि उन कहानियों के आधार पर लेते हैं जो हम बाद में खुद को या दूसरों को सुनाने वाले हैं। हम छुट्टियां मनाने की जगह इसलिए चुनते हैं ताकि अच्छी तस्वीरें ले सकें, न कि इसलिए कि हम वहां के हर दिन का आनंद ले सकें। हम खराब नौकरियों या रिश्तों में सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत समय लगा दिया है और हम उस कहानी को खराब नहीं करना चाहते, भले ही हमारा हर दिन दुख में बीत रहा हो। इस तानाशाही को फोकसिंग इल्यूजन और भी बढ़ा देता है। इसका सीधा सा नियम है, जिंदगी की कोई भी चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आप उसके बारे में सोचते समय मान लेते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि क्या कैलिफोर्निया के लोग अमेरिका के दूसरे ठंडे इलाकों के लोगों से ज्यादा खुश हैं, तो सबने कहा हाँ, क्योंकि उनका पूरा ध्यान कैलिफोर्निया के सुहावने मौसम पर था। लेकिन जब असल में दोनों जगहों के लोगों की रोजाना की खुशी को नापा गया, तो उनके बीच कोई अंतर नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलिफोर्निया के लोग हर वक्त मौसम के बारे में नहीं सोचते, वह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाता है। हम अक्सर एक नई कार, एक नए घर या किसी बड़े बदलाव के असर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस बदलाव पर ध्यान दे रहे होते हैं और यह भूल जाते हैं कि समय के साथ हम उसके आदी हो जाएंगे। निष्कर्ष, दिमाग को चलाने की गाइड। 6 जरूरी सबक। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो केवल मानवीय कमियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को सही तरीके से चलाने की एक व्यावहारिक गाइड बुक है। आप सिस्टम 1 को कभी बंद नहीं कर सकते, और सच कहे तो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए।
यही वह सिस्टम है जो हमें रचनात्मक बनाता है, हमें तुरंत फैसले लेने की ताकत देता है और हमें इस जटिल दुनिया में सुरक्षित रखता है। लेकिन हम उन दिमागी बारूदी सुरंगों को पहचानना सीख सकते हैं जहां सिस्टम वन हमें भटका सकता है। अपने जीवन के फैसलों को बेहतर बनाने के लिए आप इन 6 जरूरी सबकों को आज से ही लागू कर सकते हैं। पहला सबक, बड़े फैसलों में अपनी रफ्तार धीमी करें। जब दांव बहुत बड़ा हो तो जानबूझकर सिस्टम 2 को काम पर लगाइए। बड़ी वित्तीय योजनाओं, नौकरी पर किसी को रखने या किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसले में अपने तुरंत होने वाले अंतर्ज्ञान पर भरोसा मत कीजिए। थोड़ा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। दूसरा सबक, चेकलिस्ट और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें। जहां भविष्य पूरी तरह अनिश्चित हो, जैसे कि किसी को नौकरी पर रखना या किसी बिजनेस की सफलता का अंदाजा लगाना, वहां इंसानी समझ से कहीं बेहतर सरल और निष्पक्ष फॉर्मूले काम करते हैं। जरूरी आंकड़े इकट्ठा कीजिए, उन्हें स्कोर दीजिए और उसी स्कोर के आधार पर फैसला लीजिए। अपनी आंतों की आवाज, गट फीलिंग को डेटा पर हावी मत होने दीजिए। तीसरा सबक, बाहरी नजरिया अपनाएं। टेक द आउटसाइड व्यू। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाएं तो अपनी खास और बहुत अच्छी दिखने वाली अंदरूनी कहानी को एक तरफ रख दें। सबसे पहले इंटरनेट पर या किताबों में जाकर देखें कि वैसे ही दूसरे कामों में औसतन कितना समय और पैसा लगा था। अपनी योजना की शुरुआत हमेशा उसी बुनियादी औसत बेस रेट से करें। चौथा सबक, प्रीमॉर्टम तकनीक का इस्तेमाल करें। किसी भी बड़े फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अपनी टीम को एक साथ बिठाएं और कहें, कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बीत चुका है और हमारा यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह और फेल हो चुका है। अब अगले 10 मिनट में इस तबाही का पूरा इतिहास लिखिए कि यह क्यों फेल हुआ। यह छोटी सी तरकीब टीम के अंदर छुपे हुए संदेहों को बाहर लाती है, सामूहिक सोच, ग्रुप थिंकिंग के दबाव को तोड़ती है और सिस्टम 2 को उन खतरों को ढूंढने पर मजबूर करती है जिन्हें सिस्टम 1 अनदेखा कर रहा था। पांचवा सबक, शब्दों के जाल फ्रेमिंग से बचें। जब भी आपके सामने कोई विकल्प रखा जाए तो उसे उलटकर देखने की आदत डालें। अगर आपके सामने लिखा है कि इस निवेश में सफल होने का चांस 90% है, तो खुद से कहें कि इसमें पैसा डूबने का चांस 10% है। देखिए कि क्या ऐसा करने से आपकी भावनाएं और आपका फैसला बदलता है। छठा सबक, अनुभव करने वाले आत्म एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को खुश रखें। केवल उन यादों के लिए योजना मत बनाइए जो आप भविष्य में याद करेंगे, बल्कि उन दिनों की योजना बनाइए जिन्हें आप असल में हर रोज जीने वाले हैं। अपना समय और पैसा ऐसी गतिविधियों और दिनचर्या में लगाएं जो आपके रोज के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएं, बजाय इसके कि आप केवल कुछ खास और दिखावे वाले बड़े पलों के पीछे भागते रहे जो आपको मानसिक रूप से थका दें। हमारा दिमाग एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली मशीन है, लेकिन यह पूरी तरह से दोष रहित नहीं है। तेज, सहज काम करने वाले सिस्टम 1 और धीमे विचारशील सिस्टम 2 के इस खेल को समझकर आप अपने ही फैसलों में एक मूक दर्शक बनने से बच सकते हैं। आप उन दिमागी भ्रमों को पहचान सकते हैं, अपने तुरंत आने वाले जवाबों पर सवाल उठा सकते हैं और आखिरकार ऐसे फैसले ले सकते हैं जो सचमुच आपके जीवन को बेहतर, समृद्ध और खुशहाल बनाएं।